दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज हम लोग महेश वर्णवाल भारत के भूगोल में जो है अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या कह लीजिए, वही मतलब कि जो आगे की कुछ और परियोजनाएं थी उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, आज जो है हम लोग को पढ़ना है किसाऊ परियोजना के बारे में। तो ये परियोजना जो है आपकी टोंस नदी पर बनने वाली 660 मेगावाट की किसाऊ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण में आ रही समस्या को दूर करने के लिए जो है की गई है। इस पे जो है करीब 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना में करीब 90% व्यय जो आपका केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसाऊ बांध के निचले हिस्से की जल विद्युत परियोजनाओं में 50% हिस्सेदारी की हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है मांग की गई, जिसे केंद्र सरकार ने जो है अस्वीकार कर दिया और 1 महीने के अंदर उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश द्वारा संयुक्त उपक्रम बनाने का भी जो है निर्णय लिया गया है, और जिसका मुख्यालय आपका क्या जो है देहरादून में होगा। इसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय परियोजना होने के कारण केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट पर करीब 90% जो है व्यय वहन करना पड़ेगा, और उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश को जो है बहुउद्देशीय परियोजना में करीब 10% ही जो है व्यय करना पड़ेगा। 660 मेगावाट की इस परियोजना में उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की करीब 50-50% जो है हिस्सेदारी होगी, और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार किसाऊ बांध के निचले हिस्से की परियोजना में छिबरो खोदारी, ठीक है, खोदरी और कुल्हाल आदि में से जो है 25% जल विद्युत हिमाचल प्रदेश को जो है देती है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगली परियोजना, जो कि आपका केन बेतवा लिंक परियोजना है। ठीक है, दो नदियों को जो है जोड़ा जाएगा। तो इसका जो शुभारंभ है आपका 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत किया गया था। अमृत क्रांति के नाम से जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और यह परियोजना जो है देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में एक सफल पहल है। यह अन्य राज्यों को अपने जल विवाद के निपटारे से जो है प्रेरित करेगी, और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में जो है आपका केन व बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों राज्यों के पानी की कमी वाले कई क्षेत्रों को जो है पेयजल और सिंचाई के लिए जो है पर्याप्त जल आपका उपलब्ध कराया जाएगा। इस पे जो है करीब 4263 करोड़ की जो है लागत इस परियोजना में खर्च किया जाएगा, और 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है इससे सिंचाई होगी, और करीब 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी इससे किया जाएगा। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए करीब 73 मीटर ऊंचा दौधन बांध व 231 मीटर लंबी नहर भी जो है तैयार की जाएगी, जो बेतवा नदी पर बने बरुआ सागर जलाशय में जो है मिल जाएगी। याद रखिएगा, बांध के जो है पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसमें आपका बहुत सारा जल इकट्ठा होता है, और उससे जो है कृत्रिम आपकी झील जो है तैयार हो जाती है, या कह लीजिए जलाशय। ठीक है, तो वही कृत्रिम जलाशय का ही जो अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, वही चीज एक बार आपको बता दूं क्या चीज है। इसके बाद देखिए कि दिसंबर 2017 में जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के आग्रह पर केन बेतवा लिंक के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को जो है मिलाने का फैसला लिया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं सरदार सरोवर परियोजना के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना की आधारशिला आपकी 5 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है रखी गई थी। ठीक है, काफी पुराना है। सरदार सरोवर परियोजना में जो है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो नर्मदा व उसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है। सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना में से एक है, और इस परियोजना में कुल जो है 30 बड़े, 135 मध्यम व 3000 लघु बांध जो है आपके बनाए जा रहे हैं। 30 बड़े बांधों में से करीब 6 बहुउद्देशीय, 5 जल विद्युत के लिए और 19 जो है आपकी सिंचाई परियोजनाओं के लिए है। इन मुख्य बांधों में करीब 10 नर्मदा नदी पर व 20 उसकी सहायक नदियों पर जो है बनाए जा रहे हैं। नर्मदा नदी के कुल अपवाह क्षेत्र का करीब 86% जो है मध्य प्रदेश में, 12% महाराष्ट्र और 2% जो है आपका गुजरात से गुजरता है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का कुल अपवाह क्षेत्र सतलज, रावी व ब्यास नदियों के कुल अपवाह क्षेत्र से भी अधिक है, और पूर्ण होने के पश्चात यह परियोजना जो है भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र आपका विकसित करेगी। अब देखिए इस परियोजना का जो है लाभ क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इस परियोजना से आपका करीब 1450 मेगावाट की विद्युत जो है उत्पादन होगा, जिसमें करीब जो है 57% आपका मध्य प्रदेश, 27% महाराष्ट्र और 16% गुजरात को प्राप्त होगा। गुजरात के 16 जिलों में लगभग 18 लाख हेक्टेयर भूमि की जो है सिंचाई भी संभव हो पाएगी, क्योंकि आपका जो गुजरात है वहाँ पे जो है सूखे के प्रभाव को जो है कम किया जा सके, क्योंकि वो थोड़ा सा शुष्क वाला क्षेत्र है। इस कारण से वहाँ पे जो है सिंचाई के लिए जल की उपयोगिता ज़्यादा होती है सिंचाई के माध्यम से। देखिए, वर्तमान समय में इसका जो है 75% भाग आपका सूखा प्रभावित रहता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के बाढ़
बाड़मेर व जालौर तथा महाराष्ट्र के पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों में भी सिंचाई संभव हो पाएगी। इस परियोजना से 135 नगरीय केंद्र व 8,000 से अधिक गांवों को घरेलू जल आपूर्ति जो है उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री ने गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में जो है नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित किया था। याद रखिएगा कि राष्ट्र को समर्पित किया था, तो 17 सितंबर 2017 को। अब देखिए टिहरी परियोजना, तो उत्तराखंड राज्य के टिहरी नामक स्थान पर भगीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर यह विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध जो है आपका बांध होगा। ठीक है, चट्टान से निर्मित यह बांध होगा और इस परियोजना के प्रथम चरण में करीब 1,000 मेगावाट तथा द्वितीय चरण में आपका 1,400 मेगावाट अर्थात कुल 2,400 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन आपका संभव हो सकेगा। इससे विशाल जनसंख्या को जल आपूर्ति भी जो है संभव कराई जाएगी और यह करीब 2.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई जो है इससे संभव होगी और इस प्रकार यहाँ सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। देखिए बाढ़ के नियंत्रण के साथ साथ इस परियोजना में आपका मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन और नदी परिवहन, नहरी परिवहन भी जो है आपका हो सकेगा। तो ये कुछ इसके फायदे हैं टिहरी परियोजना के। आगे देखिए, तो ये देख सकते हैं आपका क्या कहते हैं, टिहरी परियोजना को यहाँ मैप से दिया गया है। ये आपकी भागीरथी नदी है जिस पर जो है ये बांध बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है मैप में आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं टिहरी परियोजना से संबंधित कुछ विवाद हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए किस प्रकार के इसमें विवाद है। देखिए पहला विवाद तो यह है कि ये भूकंप क्षेत्र के जो है जोन 5 में आता है। ठीक है, भूकंप के भी कई क्षेत्र बांटे गए हैं, उसी प्रकार से जो ये जोन 5 में आता है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इस टॉपिक को भी, जोन 5 किस प्रकार से बांटा गया है। अभी फिलहाल इतना जानिए कि भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में जो है ये क्षेत्र आता है टिहरी आपका, जो कि भूकंप संभाविता की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। ठीक है, यहाँ पर जो है करीब रिक्टर स्केल 8 से भी अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं और ऐसी जगहों पे जो है बांध का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए कि इस परियोजना में जो है आपके 22 गांव जो है पूर्णतः एवं 76 गांव जो है अंशतः डूब सकते हैं। ठीक है, करीब 22 गांव पूर्ण रूप से जो है डूब जाएंगे और करीब 76 गांव जो है आंशिक रूप से डूबेंगे। ठीक है, इससे करीब 2,500 हेक्टेयर कृषि भूमि जो है आपकी नष्ट हो सकती है एवं 60,000 लोग जो है आपके विस्थापित हो सकते हैं। तो ये देखिए इसके दुष्परिणाम है कुछ। इसके बाद देखिए कि यद्यपि इस बांध की आयु करीब 160 वर्ष जो है अनुमानित की गई है, परंतु जो है गाद, ठीक है, गाद जमा होते रहने से जो है बांध की आयु करीब 61 वर्ष की जो है कमी आ सकती है। इस प्रकार बांध की लागत लाभ अनुपात में जो है आपकी वृद्धि होगी, बाद में जो है वृद्धि होगी। इसके बाद देखिए पुनर्स्थापना व पुनर्वास हेतु पर्याप्त राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छा शक्ति को भी आवश्यकता है। और पांचवा यह है कि बांध की ऊंचाई को कम करने के संबंध में भी जो है कुछ विवाद है। बांध समर्थकों का कहना है कि इससे विद्युत उत्पादन में कमी आएगी और इसके अतिरिक्त इस परियोजना में अब तक करीब 400 करोड़ रुपए जो है खर्च भी हो चुके हैं, अतः इसे अवरुद्ध करना अब समझदारी नहीं होगी। मतलब इसमें खर्च हो चुका है 400 करोड़, तो अब जो है इसको हम रोक भी नहीं सकते। तो जितनी समस्या होंगी उनके निपटारे के लिए हम और भी जो है प्रयास ढूंढे जाएंगे। अब देखिए अरुण 3 परियोजना ये क्या है, तो देखिए भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश का संयुक्त उपक्रम SGVNL लिमिटेड नेपाल में 900 मेगावाट क्षमता की अरुण 3 पनबिजली परियोजना का जो है निर्माण करेगा। रन ऑफ द रिवर की यह परियोजना नेपाल की अरुण नदी पर सुखवासभा जिले में जो है बनेगी और भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने इस परियोजना को 22 फरवरी 2017 को जो मंजूरी प्रदान कर दिया। इसके बाद आपका देवसारी बांध परियोजना है। ठीक है, तो उत्तराखंड की पिंडर घाटी में जो है गढ़वाल के चमोली में पिंडर नदी पर प्रस्तावित करीब 6 बिजली परियोजनाएं हैं जिनका स्थानीय लोग जो है विरोध कर रहे हैं। इनसे सबसे बड़ी 300 मेगावाट की देवसारी बांध परियोजना है और लोगों के कड़े विरोध के बाद कारण जो है 2 बार इसकी जन सुनवाई जो है रद्द करनी पड़ी है। वर्ष 2010 में हुई वर्षा से इन गांवों के अतिरिक्त पूरी पिंडार घाटी में जो है भयंकर भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण लोगों की इस परियोजना के बनने से भूस्खलन बढ़ने की भी आशंका है। मतलब भूस्खलन वहां आते रहते हैं और लोगों को आशंका है कि इससे बनने से और ज्यादा जो है भूस्खलन आएंगे। और भूकंप की दृष्टि से भी जो है जोन 5, 4 और 5 में जो है होने के बावजूद भूगर्भीय सर्वेक्षण को पत्र लिखकर इस परियोजना का सर्वेक्षण करने का जो है आग्रह किया गया है। इसके बाद देखिए कृष्णा नदी जल बंटवारा, तो जो आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य जो है आपका 23 अगस्त 2016 को गोदावरी, प्राणहिता और पेनगंगा के जल बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के माध्यम से निर्माणाधीन
तुम्ही हट्टी बांध की ऊंचाई 152 से घटाकर 148 निर्धारित की गई है, और यह नदी अंतः संपर्क परियोजना के लिए मील का पत्थर जो है आपकी साबित होगी। गोदावरी कृष्णा लिंक को पोल्लावरम विजयवाड़ा लिंक भी कहा जाता है, और इस परियोजना को जो है इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान पर अंतिम रूप दिया जाएगा। ठीक है, 174 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र और कृष्णा डेल्टा क्षेत्र, जिसे जो है आपका चावल का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि बहुतायत में यहाँ चावल होता है, के कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, कुरनूल, कुडप्पा, अनंतपुर, चित्तूर जिलों के किसानों को सर्वाधिक लाभ आपका होगा। अब देखिए कृष्णा गोदावरी लिंक परियोजना देखिए आपके यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए कि विशेष तौर से कृष्णा एवं गुंटूर जिले में पानी की कमी कृष्णा नदी पर बनाए गए अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के जो है कारण से हुई थी। ठीक है, तो कृष्णा और गुंटूर जिले में जो पानी कमी हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि कृष्णा नदी पर जो अलमाटी बांध बना था उसके ऊंचाई जो है बढ़ गई थी, इस कारण से यहाँ पर जो है आपका सूखा हो गया था। गोदावरी एवं कृष्णा नदी को जोड़ने के लिए पश्चिम गोदावरी जिले के पट्टी सीमा नामक गांव के पास पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ने कड़ी के रूप में जो है आपका काम किया है। फिर देखिए मुल्ला पेरियार बांध विवाद, तो यह बांध केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर जो है बना है, और इस जल का उपयोग तमिलनाडु के किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए करते हैं। इस बांध पर आपका केरल व तमिलनाडु के बीच में जो है मतभेद सामने आया है, क्योंकि प्राचीन बांध होने के कारण इसके टूटने की भी जो है आशंका है, जिसका कारण केरल नया बांध बनाने के पक्ष में है। अन्यथा केरल के निचले भाग में रहने वाले 25 लाख लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है, जबकि तमिलनाडु के अनुसार नया बांध बनाने से उसके 25 लाख किसानों के जो हित प्रभावित होंगे। तो दोनों के मतलब अपने अपने पक्ष हैं, एक के भी नुकसान होगा अगर निचले भागों को लेकर, और तमिलनाडु को भी जो है इससे नुकसान होने वाला है। ठीक है, एक के लिए तो अगर इसको नया बनाया जाएगा तो फायदा होगा, एक के लिए जो है इससे नुकसान हो सकता है। तो दोनों में जो है आपसी काफी ज्यादा असहमति है। तो ये 54 मीटर ऊंचे और 366 मीटर लंबे इस बांध को जो है वर्ष 1895 में आपका बनाया गया था। मुल्ला पेरियार बांध केरल में है, जबकि इसके जल का उपयोग आपका तमिलनाडु करता है। ठीक है केरल में, और उपयोग आपका तमिलनाडु करता है। देखिए 7 मई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित अधिनियम 2006 को निरस्त करते हुए बांध की ऊंचाई 142 फीट करने की संस्तुति आपकी दे दी है। ठीक है, इससे ज्यादा ऊंचा आप नहीं कर सकते। फिर आपका फरक्का बैराज परियोजना जो आपका गंगा नदी पर जो है बनाया गया है फरक्का में। तो देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बांध का जो निर्माण वर्ष 1961 में शुरू हुआ, जो वर्ष 1975 में आपका पूरा हो गया था। इस बांध ने 21 अप्रैल 1975 से अपना काम करना शुरू कर दिया था, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा निर्मित इस बांध में करीब 123 गेट हैं, और गंगा पर बैराज बनाकर इसके जल को भागीरथी की ओर प्रभावित करने का विचार सर्वप्रथम आर्थर कार्टर ने वर्ष 1853 में जो है दिया था। गंगा की धारा पर 17 किलोमीटर तक ऊपरी हिस्से पर बने बैराज को फरक्का नाम दिया गया, और इस बांध से जो है आपका फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन को भी जल की आपूर्ति होती है, और वह 60 नहरों के राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति आपकी की जाती है। इसके बाद देखिए कि इस बांध का निर्माण आपका हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह का गाद मुक्त करने के लिए जो है किया गया था, जो 1950-60 के दशक में एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आया था। देख सकते हैं आप लोग जो है गंगा नदी में जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बनाया गया है ये। इसके बाद देखिए कि इसके अतिरिक्त निर्माण का एक उद्देश्य ये भी था कि गर्मी के मौसम में हुगली नदी का प्रवाह बनाए रखने के लिए आपका जो है गंगा नदी के जल को हुगली नदी में छोड़ने के लिए जो है किया गया था। तो गर्मी के मौसम में जो हुगली नदी का प्रवाह जो है बनाए रखने के लिए गंगा नदी के जल को हुगली नदी में छोड़ने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके कई कारण थे, एक ऊपर हमने कारण पढ़ा, एक कारण नीचे। देखिए बांग्लादेश की सीमा से मात्र 16.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बांध को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक विवाद था। गंगा में प्रवाह की कमी के कारण बांग्लादेश के मछली पालन, पेयजल, स्वास्थ्य और नौकायन पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। बांग्लादेश ने भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में शिकायत भी की थी, और वर्ष 1996 में दोनों देशों के बीच 30 वर्षों के लिए फरक्का जल संधि पर समझौता हुआ, परंतु उसका पालन जो है किसी ने भी नहीं किया है सही से। फिर देखिए आपका कावेरी जल बंटवारा विवाद, जो कि ठीक है आपका एक बार पढ़ लेते हैं क्या चीज है। देखिए कावेरी कमान क्षेत्र के विकास के पश्चात
पश्चात तमिलनाडु के कृषि उत्पादन में जो है आश्चर्यजनक जो है वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो कावेरी कमांड क्षेत्र के जब विकास होना शुरू हुआ तो इससे जो है आपका तमिलनाडु में कृषि क्षेत्र में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। और शीत ऋतु में जो है आपका तमिलनाडु में सांबा नामक चावल की जो है खेती होती थी, परंतु गर्मियों में कृषि उत्पादन सामान्यतः नहीं हो पाता था। तो कावेरी कमांड क्षेत्र के विकास के पश्चात तमिलनाडु में जो है जाड़े में सांबा की खेती 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एवं गर्मियों में कुरुवई किस्म के चावल की खेती आपकी 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है की जा रही है। यदि कावेरी बांध से पानी नहीं छोड़ा जाए तो कुरुवई का क्षेत्र मात्र 75,000 हेक्टेयर तक जो है आपका सीमित रह जाएगा। 1972 में गठित सिंचाई निगरानी समिति के अनुसार कर्नाटक क्षेत्र में 28 सिंचाई परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं, परंतु इसके लिए कावेरी जल के प्रवाह को नियंत्रित किया जाना जो है अति आवश्यक है। इसके लिए वर्तमान समय में दोनों राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है और इस प्रकार से जो है यही जो है विवाद बना हुआ है। अब देखिए कि वर्तमान समय में जो है समस्या के समाधान के लिए कावेरी नदी बेसिन प्राधिकरण जो है बनाया गया है, जो संपूर्ण नदी बेसिन के विकास का कार्यक्रम आपके तय करेगी। देख लीजिए कर्नाटक में जो है आपकी ये नदी निकल रही है और ये जो है आपका तमिलनाडु में गिरती है, इसलिए इसके जो है क्या कहते हैं प्रवाह में जो है कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी कारण से जो है दोनों राज्यों में जो है विवाद अक्सर बना रहता है। देखिए कावेरी निगरानी समिति के अध्यक्ष व केंद्रीय जल संसाधन सचिव ने 7 सितंबर 2012 को कावेरी जल विवाद की अधिसूचना दी थी। समिति ने कर्नाटक को दिसंबर में तमिलनाडु के लिए 12 टीएमसी जल छोड़ने का अंतरिम आदेश दिया था और कर्नाटक तमिलनाडु के अतिरिक्त केरल व पुदुचेरी भी इस समिति के सदस्य हैं। और जून 1990 में प्राधिकरण ने फरवरी 2007 में सर्वसम्मति से लोअर बेसिन में 740 टीएमसी जल की उपलब्धता सुनिश्चित की थी। अब देखिए किस प्रकार से जो है जल का जो है बंटवारा किया गया है। देखिए टीएमसी का क्या मतलब हुआ कि जल की मात्रा को जो ये बता रहा है। देखिए करीब आपका तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जल की मात्रा करीब 419 टीएमसी देना है, कर्नाटक को आपका 270 टीएमसी और केरल को आपका 30 टीएमसी और पुदुचेरी को आपका 7 टीएमसी। तो इस प्रकार से जो है इस जल बंटवारे को जो है रखा गया है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है 1000 मिलियन क्यूबिक इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है कावेरी का, तो कर्नाटक राज्य के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो इसका उदय होता है। इसकी सहायक नदियों के नाम भी हैं हेमावती, अमरावती, कबानी, भवानी तथा पंबर आदि। तो ये इसकी जो है क्या कहते हैं आपकी सहायक नदियां हैं। प्रवाहित क्षेत्र आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और कराईकल में जो ये बहती है और इस पे जो बांध का निर्माण हुआ है वह है आपका मित्तूर बांध, स्टेंडी बांध, हुगने वकास वकाल जल प्रपात बांध, ठीक है, धर्मापुरी, शिव समुद्रम जलाशय। तो ये कुछ जो है इसके जलाशय और बांध जो है निर्मित है। इस प्रकार से जो है आपका कावेरी नदी के बारे में आपके संक्षिप्त में दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैप में आपकी भारत की जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में दिया गया है और आप लोग जानते हैं कि विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, जल के महत्व को समझाने के लिए जो है इस हर वर्ष जो है आपका जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और जल से संबंधित आपकी ये सारी परियोजनाएं हैं, तो ये जल का उपयोग भी हमें जो है सीमित दायरे में करना चाहिए, मनमानी ढंग से जो है इनके उपयोग को हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप भारत में जो है तमाम जितनी भी आपकी परियोजनाएं हैं उनके बारे में आप लोग देख सकते हैं इस मैप पे। मैं आपको धीरे धीरे दिखा दूंगा। देखिए हमने अभी पढ़ा था इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो देखिए वो आपकी जो है यहाँ से बहती है और बाकी आप देख सकते हैं पूरा कहाँ कहाँ पर कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है। लोकटक परियोजना, ठीक है, चिल्का परियोजना, तो ये देखिए अलमाटी बांध यहाँ पर बना हुआ है, शिव समुद्रम आपका यहाँ पे बना है, पेरियार नदी पर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये देख लीजिए आप लोग पूरा मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। अब देखिए कि नदियों के संबंध में जो है पड़ोसी देशों के साथ जो समझौते हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए शारदा, ठीक है, जो महाकाली नदी जो आपकी नेपाल से निकलती है, वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो इसमें शामिल हुई है। फिर देखिए कोसी नदी जो कि आपकी नेपाल से निकलती है फिर भारत में आती है। देखिए नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में 1954 का समझौता। देखिए ये समझौते जो है आपके जो जल प्रवाह होता है उसको लेकर है। जैसे मान लीजिए भारत से कोई नदी जा रही है और फिर वो पाकिस्तान में जाती है, तो भारत ऐसा कोई निर्माण नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पास उस जल का जो है कम मात्रा में पहुंचे। ऐसे ही जो नदी क्या कहते हैं भारत में किसी दूसरे देश से होते हुए आ रही है, तो उस प्रकार से वो देश ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसके प्रवाह में कोई कमी आए और भारत में जो एक नुकसानदायक साबित हो। तो उसके प्रवाह को बने रहने दिया जाए, उसके प्राकृतिक प्रवाह है। जैसे आपका ब्रह्मपुत्र नदी आपका
तिब्बत जो कि अभी चाइना के अधीन है वहाँ से होकर बहती, जो चाइना अक्सर जो है उसके प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए तमाम प्रयास करता है, लेकिन जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस पर हमेशा खारिज कर देता है। फिर देखिए गंडक नदी जो कि आपका नेपाल से बहती है, ये भी जो है नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में 1959 में समझौता हुआ है। गंगा नदी जो कि भारत से होते हुए फिर बांग्लादेश में जाती है, तो इसके संबंध में हमारा बांग्लादेश से जो है आपका समझौता हुआ है। तो फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1966 में भारत बांग्लादेश जो है संधि हुई है। फिर आपका सिंधु प्रणाली, ठीक है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज व इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इन सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां उसके संबंध में पाकिस्तान से समझौता हुआ है। तो नदियों में सिंधु प्रणाली के जल के सार्थक व संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु जल समझौता 1960 में आपका किया गया है। अब देखिए जल संसाधन के गठन व संस्थानों का विवरण भी यहाँ पे दिया गया है कि जल से संबंधित जो तमाम तरह के आयोगों और संगठनों का जो निर्माण हुआ है। जैसे पहला आपका दिया है केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र, जो 1916 में निर्माण हुआ है। खड़गवासला पुणे में इसका जो है मुख्यालय है। जल और ऊर्जा संसाधन विकास व जल परिवहन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए व्यापक अनुसंधान एवं विकास सहायता जो इससे उपलब्ध कराना है। फिर देखिए बाढ़ सागर नियंत्रण बोर्ड आपका 1976 में रीवा मध्य प्रदेश में इसका मुख्य केंद्र है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के मध्य एक नियंत्रण बोर्ड है, जिसका उद्देश्य सोन नदी पर बाढ़ सागर परियोजनाओं को कारगर ढंग से जो है शीघ्र पूरा कराना है। फिर देखिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग 1972 में पटना बिहार में बना है। गंगा उपथाले में नदी प्रणालियों में जो है बाढ़ प्रबंध की योजनाएं तैयार करना, विभिन्न योजनाएं लागू करने के लिए तकनीकी आर्थिक दृष्टि से चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करना, बाढ़ प्रबंधन योजनाओं की निगरानी करना, रेल और सड़क पुलों के अंतर्गत जलमार्गों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं बेसिन राज्यों को अन्य तकनीकी मार्गदर्शन का जो है उपलब्ध कराना। तो ये इसके जो है कुछ लक्ष्य हैं। फिर देखिए आपका बेतवा नदी बोर्ड जो आपका 1976 में झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोग को ज़्यादातर इस पे फोकस करना चाहिए, कौन सा संगठन किस वर्ष और किस स्थान पर उसका मुख्यालय है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फिर देखिए बेतवा नदी बोर्ड जो 1976 में आपका झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त उद्यम राजघाट बांध का नाम बदलकर जो है आपका रानी लक्ष्मीबाई सागर आपका रखा गया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 1978 में रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य प्रारंभ करना, उन्हें बढ़ावा देना और उसमें जो है समन्वय स्थापित करना। फिर देखिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी आपका 1980 में जो है दिल्ली में निर्माण किया गया है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य शुरू करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनमें समन्वय स्थापित करना, ये इसका लक्ष्य है। तुंगभद्रा बोर्ड जो 1953 में स्थापित है, बेल्लारी कर्नाटक में इसके मुख्यालय है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना को पूरा करना और उसका संचालन एवं रखरखाव करना, बोर्ड को तुंगभद्रा परियोजना के उस हिस्से को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का साझा हिस्सा शामिल है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने तमाम तरह की परियोजनाओं के बारे में पढ़ा और कल जो है हम लोग आपका नदी बेसिन विकास कार्यक्रम को जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।